sharing the screen. Module 2, module 1. Okay, so we started with this module 1. Someone wants to join. Okay, दिख रहा है स्क्रीन आपको? Yes, right. Okay, so थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने देखा है फ्रॉम स्टार्टिंग. दैट इन फर्स्ट लेक्चर वी सॉ द बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, जिसमें हमने देखा था डेफिनेशन क्या है, देन उसके बेसिक फीचर्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड सर्वर मीन्स. ठीक है, देन फिर ये डायग्राम्स हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस समथिंग अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स. ओके, देन ओरिजिन दैट मीन्स इवोल्यूशन. ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग ये आया कहाँ से और अभी डायरेक्टली तो आया नहीं, इसका कंसेप्ट कहाँ पे शुरू हो गया था. सो दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं. सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन. देन उसके बाद हमने देखते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो 3 मेन सर्विसेज है, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉरी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS. ठीक है, सो ये सर्विसेज अगर हमें समझना है, देन देर इज वन गुड एग्जाम्पल और वेरी नाइस एग्जाम्पल विच यू कैन फाइंड ऑन गूगल. कार एज अ सर्विस, पिज्जा एज अ सर्विस, रूम एज अ सर्विस, बहुत सारा एज अ सर्विस अगर आप टाइप करोगे एज अ सर्विस एग्जाम्पल्स, you'll find n number of examples. So here we have taken one example. तो जब भी आपको सर्विसेज समझना है, थोड़ा सा ये देख लो तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि ये सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, देन ये पिज्जा एज अ सर्विस भी हमने देखा था. एंड देन यू कैन लर्न दिस व्हाट एग्जैक्टली मैनेज बाय अ वेंडर, मैनेज बाय अ क्लाइंट, ऐसे जब हम बोलते हैं, या फिर मैनेज बाय द कस्टमर, तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है. ओके, देन इस ये डायग्राम आपको एक बार समझ में आ गया तो आप डेटा एज अ सर्विस का भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस का करते हो, स्टोरेज एज अ सर्विस का कर सकते हो. ऐसा डायग्राम आप आपका खुद का डायग्राम बना सकते हो. सो जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन अगेन अगेन, तो आपको एग्जैक्टली वो समझ में आएगा. तो ये होते हैं आपके 3 मेन सर्विसेज क्लाउड के, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास बोलते हैं इसको, पास एंड IaaS. ओके, देन वी डिस्कस, अब ये कल का लेक्चर में हमारा हुआ था टाइप्स ऑफ क्लाउड, जिसको हम बोलते थे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड. जैसे पब्लिक स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है, हाइब्रिड स्पेस है, कम्युनिटी स्पेस है. ओके, तो ऐसा ही क्लाउड बेसिकली देखे जाए तो वो स्पेस ही है कहीं ना कहीं, जो हम बोलते हैं ना इंटरनेट के सर्वर्स पे. बट वी डोंट नो द लोकेशन, वी डोंट नो द कंपनी हु इज गिविंग दैट सर्विस और दैट पर्टिकुलर सर्वर और दैट पर्टिकुलर स्पेस. तो उसके हिसाब से ये टाइप्स किया गया है यहाँ पे. ये हमने कल डिस्कस किया था सर, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, इन डिटेल हमने देखा था कि क्या है एग्जैक्टली. ठीक, अब हम देखते हैं आगे की पॉइंट की तरफ, जो आज का टॉपिक है. एंड टुडे दिस चैप्टर विल फिनिश. अब इसेंशियल फीचर्स, एक्चुअली हमने देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. बट दिस इज व्हाट वी कैन से इज द एक पॉइंट है आपके सिलेबस में, इसलिए थोड़ा सा उसका रिवीजन है. बाकी कुछ नहीं, जो हमने देखे थे कल फीचर्स इसके पहले कि क्लाउड एग्जैक्टली क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द लोकेशन. ओके, बट वी डोंट नो द लोकेशन, दैट मीन्स हमें कोई गारंटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओनली द थिंग, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर्वर, द डेटा और द इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी आर डूइंग is stored or computation is done using the internet servers, and that servers we don't know where that servers are. अगर हमें मालूम ही नहीं है वो कहाँ पे स्टोर किए, तो उसका मैनेजमेंट, उसका मेंटेनेंस, उसका जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, वो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता है. दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. तो यही एडवांटेज है एज एसेंशियल फीचर्स में. आज आपके सिलेबस में एक अलग पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे वापस लिखा है थोड़ा सा डिटेल में. बट अदरवाइज ये कुछ नहीं, वही है जो हमने इसके पहले देखा है. तो सबसे पहला जो सर्विस हमने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, तो वो था हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. ऑन डिमांड का मतलब क्या है, जब चाहिए तब. ठीक है, एंड सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि जितना चाहिए उतना ले लो, आपको कंपलसरी दिया नहीं है, बस आपको लेना है, लेकिन डायरेक्टली आपको दिया नहीं है. ऑन डिमांड का मतलब ये है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब ये है कि आपको खुद मैनेज करना पड़ता है. जैसे पिज़्ज़ा का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, या तो आप आपके चेयर पे बैठे बैठे भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे जाके बना सकते हो, या फिर आप पूरा का पूरा सामान वहाँ पे ला के बना सकते हो. पूरा घर पे नहीं बनाना है, क्योंकि घर पे हमें उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं है. ऐसे 3 टाइप का सर्विसेज हमने देखा था. द सेम अप्लाइज टू कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ऑल्सो. ओके, या तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर यूज करो, या फिर प्लेटफॉर्म का सर्विस लेके सॉफ्टवेयर डेवलप करो, या फिर
आपको कंप्यूटर्स भी ले लो, वहाँ पे कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी क्रिएट करो, वर्चुअल नेटवर्क। आपको सिर्फ रेंट देना है एज पर द यूसेज, एंड आपका प्लेटफॉर्म भी डेवलप करो या फिर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर भी डेवलप करो, रेडीमेड जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आप कुछ भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अब यहाँ पे नया पॉइंट इसलिए लिया है। सो इसका मतलब क्या होता है, क्विक स्केलिंग। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत छोटा है, ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ 5 ही कंप्यूटर चाहिए क्योंकि 5 लोगों का टीम है, एंड एक ही सर्वर चाहिए। येस यू कैन डू, बट आफ्टर 2 मंथ्स सपोज योर टीम इज इंक्रीजिंग, यू गॉट वन मोर प्रोजेक्ट, तो आपको और 5 कंप्यूटर्स चाहिए, और 5 कंप्यूटर्स आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं थोड़े से हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। सो ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स आप जो कम जो कंप्यूटर्स पे आपको वर्चुअल मशीन दिया जाता है, दैट मीन्स एक ही मशीन है, तो 5 या 10 या फिर कितने भी लोगों में शेयर किया जा सकता है, ये दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट। वर्चुअल मशीन मतलब क्या है, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, बट अगर मैं इसको 4 कनेक्शंस लगाती हूँ तो 4 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 4 लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो 4 को मैं क्या करूँगी, एक 4 डेस्कटॉप क्रिएट करके दूँगी, ठीक है, जो लिनक्स का कंसेप्ट है। तो वो 4 को डेस्कटॉप मतलब क्या है, जो लेट्स से पर स्टूडेंट या फिर पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं या फिर एम्प्लॉय बोल सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर 1 का डेस्कटॉप है फर्स्ट, एम्प्लॉय नंबर का टू, एम्प्लॉय नंबर 2 का सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे चारों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो एम्प्लॉय नंबर 1 कैनॉट सी द कैनॉट सी और कैनॉट शेयर एनीथिंग फ्रॉम हिज डेस्कटॉप टू एम्प्लॉय नंबर 2। लाइकवाइज यो वहाँ पे सिक्योरिटी भी मेंटेन किया जाता है। तो डेस्कटॉप के जगह पे हम उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, क्योंकि डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप में आपको पूरा मशीन ही दिया जाता है, लेकिन उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, फिजिकल मशीन दिया रहता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रूम है, एक काफ़ी बड़ा रूम है, लेकिन उसमें हमने 4 पार्टीशन किया है। तो उसमें हमने क्या किया है, लेकिन लेट से कि फाइबर का वगैरह पार्टीशन किया है, वुडन का पार्टीशन किया है, बट हमने उसको एक्सप्लिसिटली नहीं, बट हमने थोड़ा सा इंटरनली जो है वो उसको 4 पार्टीशन किया है, मतलब 4 रूम्स ही अंदर क्रिएट किया है। दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन मतलब आपका फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन ओनली वन, एक ही है वहाँ पे, लेकिन उसको ऐसा एक्सेस दिया है दैट मेनी यूजर्स कैन यूज इट, ठीक है। एंड दैट्स वाई दैट इज पॉसिबल फॉर दिस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस फीचर, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, क्विक स्केलिंग, मतलब आपको कुछ नया मशीन नहीं देते हैं, वो एक ही मशीन पे आपके वर्चुअल मशीन से इंक्रीज करते हैं, लेकिन आपका जो पेमेंट रहेगा वो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। पहले आप 5 वर्चुअल मशीन के लिए पे कर देते हैं, नाउ यू आर गोइंग टू पे फॉर 10 वर्चुअल मशीन। उसके बाद सपोज 2 वर्चुअल मशीन ले तो उसके लिए पे करोगे, लाइकवाइज इट विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग, ओके। जैसे रबर बैंड होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड, जितना चाहिए उतना, कम चाहिए कम करो, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा करो, ठीक है। देन ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड है तो आपका जो सर्वर है कहीं पे भी हो सकता है, एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंटरनेट इज पॉसिबल, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेट पॉसिबल नहीं वहाँ पे तो होगा ही नहीं, बट ऑब्वियसली, बट जहाँ पे इंटरनेट पॉसिबल है वहाँ से आप कभी भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर इन लेट्स से आई मीन महाराष्ट्र और पुणे, तो आप कहाँ पे हो, लेट्स से यूएसए में हो, कोई एक आपका जो टीममेट है वो है यूके में, कोई एक टीममेट जो है वो अफ्रीका में है, बट यू कैन कंप्लीट योर नेटवर्क। आप एक टाइम सेट करो और वो टाइम पे आप सब लोग कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ, एंड उसको बोलते हैं हम ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब आप सब अलग अलग जगह पे हैं बट यू ऑल कैन कनेक्ट। और आप जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, वीडियो शेयरिंग ऑडियो शेयरिंग होता है, सब कुछ हो सकता है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्योंकि जो आपका डेटा है वो आपका ना मेरे मशीन पे होगा, ना यूके की मशीन में होगा, ना यूएस के मशीन में होगा, ना अफ्रीका की मशीन में होगा, लेकिन ये चारों कैसे एक्सेस कर रहे हैं, दे कैन एक्सेस फ्रॉम दिस सर्वर which is located which can be located in any of the region। जो आपके वर्ल्ड के 7 रीजन है उसमें से 2 रीजन तो हम यूज करते नहीं है, ठीक है, एक ही रीजन तो अनयूजफुल है। तो जो 5 है, मिनिमम 5 रीजन में ही आपका अपडेट होता है, 5 to 6, मोस्ट ऑफ द टाइम से 6 रीजन में अपडेट होता है। जैसे एशियन रीजन है, यूरोपियन रीजन है, तो एशियन रीजन में कोई ना कोई एक तो सर्वर आपको मिल ही जाएगा। अगर एशियन रीजन का नहीं है तो आपको यूरोपियन का सर्वर मिल जाएगा। मतलब कोई नेचुरल कुछ कैलमिटीज आती है तो भी आपका एक रीजन खराब हो सकता है, दूसरे रीजन से आपको मिल ही जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है, फ्रॉम एनी डिवाइस यू कैन एक्सेस इट, ओके। रिसोर्स पुलिंग, रिसोर्स पुलिंग का मतलब है पुल मतलब रिपोजिटरी, आप कितना भी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हम हमारा डेटा स्टोर करते थे सबसे पहले, जो मेल में स्टोर करते थे, या फिर उसके बाद कंसेप्ट आ गया ड्राइव का, तो हम उसमें फोल्डर्स वगैरह हमारे स्टोर करने लगे, वीडियोस वगैरह सब, मतलब हमारा डेटा स्टोर करने लगे। फिर हमारा बाद में कंसेप्ट आ गया कि हमें अभी
प्लेटफॉर्म करना है, लेकिन हमें इंस्टॉल तो कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जावा मेरे पास कमर्शियल वर्जन नहीं है, आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट, ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी वो सब क्लाउड देता है आपको, एंड दैट इज थ्रू रिसोर्स पूलिंग बोल सकते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, और आपको आपकी कंपनी इस्टेब्लिश करने हैं तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी टेनेंट मॉडल। ये आगे के चैप्टर्स में है थोड़ा सा डिटेल में, अभी जस्ट ये टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा सा याद रखो और इसी को बार बार पढ़ो, सो दैट यू विल रिमेंबर दिस, क्योंकि ये जब आगे डेप्थ में जाएगा सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि ये चैप्टर तो आपका सब ओवरऑल है, ओवरव्यू है। देन रैपिड इलास्टिसिटी, एज आई टोल्ड यू, ओके, कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना रिक्वायरमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्टोरेज चाहिए, अभी मुझे 20 GB चाहिए, कल मुझे सपोज मेरा प्रोजेक्ट बढ़ गया तो मुझे 100 GB चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट सब खत्म हो गया तो मुझे अभी सिर्फ 10 GB यूज़ करना है, कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग का एबिलिटी, और इलास्टिसिटी मतलब इंक्रीज भी होना चाहिए, डिक्रीज भी होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस है, ओके। देन मेजर्ड सर्विस मतलब क्या है? मेजर्ड सर्विस का मतलब है कि जो आपका सर्विस है कि वो कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डेटा एज अ सर्विस लिया, तो डेटा मैंने कितने साइज का लिया है, कितने टाइम की लिया है, पूरा लिया है या नहीं, सो दैट इज कॉल्ड एज मेजर्ड सर्विस। अगर आप आपका जो ड्राइव है, आपने कोई ड्राइव लिया है क्लाउड पे, तो वो ड्राइव कितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सो द जो आप पे करने वाले हो, दैट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, मेजरमेंट के बेसिस पे, ठीक है। मल्टी टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी का मतलब है मल्टीपल कस्टमर्स दे आर शेयरिंग, जैसे अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। मल्टी टेनेंट का मतलब है कि लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ओके, एशियन रीजन है, यूरोपियन रीजन है, ऑल दी रीजन्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद स्पेस विद वेरी इजी एक्सेस, बिकॉज कोई भी सर्वर आपको मिल जाता है और एक सर्वर पे डेटा आपका लोकेटेड नहीं होता, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं एक्चुअली। तो सपोज मैं अभी क्या कर रही हूँ, एक मुझे प्लेटफॉर्म लेना है क्लाउड का, मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, फिर मुझे एक ऐप डेवलप करना है, तो AWS का मैंने सर्विस लिया और वहाँ पे मैंने एक स्पेस लिया थोड़ा सा, और एंड्रॉयड में मुझे ऐप डेवलप करना है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने सिर्फ वहाँ से यूज़ किया, बट आई एम नॉट ओनली द वन पर्सन इन द टीम, तो मैं तो टीम लीडर हूँ लेट्स से, तो मेरे पास 5 लोग हैं उसके अंदर, तो 5 लोग लेकिन मेरे पास है ही नहीं, मेरे फिजिकली मेरे पास नहीं है, तो वो कहाँ पे, एक जो है एक बंदा है आपका यूके में, एक है आपका यूएसए में, एक है आपका लेट्स इंडिया में ही है, कहीं और है। So all these persons still can work in the in one project, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, फिर हम सबको टास्क डिवाइड कर सकते हैं, जिसका जितना टास्क है वहाँ पे वो करते जाएगा, एंड द एक्सेस विल बी गिवन टू ऑल दिस 5 मेंबर्स। और फिर ये डेटा हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक क्लाउड पे स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसा गिटहब वगैरह पे आप देखते हो कि यहाँ पे भी हम आपके प्रोजेक्ट शेयर करके टीम मेंबर्स कैन वर्क ऑन दैट। सिमिलरली आप यहाँ पे AWS में भी उसका एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो, वेयर ऑल द पर्संस कैन यूज इट। तो इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं मल्टी टेनेंसी। मल्टीपल कस्टमर्स कैन शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सब लोग क्या शेयर कर रहे हैं, AWS में मैंने जो मशीन क्रिएट किया है वो शेयर कर रहे हैं, विद डेटा एंड एप्लीकेशंस आइसोलेटेड फॉर सिक्योरिटी। अब सबका टास्क अलग अलग है, मैंने बताया कि सबका मॉड्यूल अलग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो सिर्फ स्क्रीन डिजाइनिंग का है, मैं वही करूँगी। अब जो दूसरा एक बंदा है उसके पास डेटाबेस डिजाइन का, तो वो वही करेगा। लाइकवाइज द रिसोर्सेज कैन बी शेयर। स्केलेबिलिटी, नाउ यू नो दिस टर्म, स्केलेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू इंक्रीज, ओके। फ्लेक्सिबल मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक एक्चुअल वर्ड है, एक्चुअल एक्यूरेट वर्ड है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, और वही ज़्यादा यूज़ किया, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद ही वो वर्ड ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लाइक इलास्टिक सर्विसेज ऐसे बोलते हैं। मतलब कम भी कम चाहिए तो कम करो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करो, जितना चाहिए उतना ही पे करो, दैट इज़ वन मोर थिंग। पे एज यू गो मॉडल, उसको बोलते हैं पे एज यू गो, मतलब जितना यूसेज किया उतना ही आपको, जैसे हमने अगर रूम कोई रेंट पे लिया है तो पूरे महीने का हमें रेंट पे करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने जितना यूज़ किया है स्पेस, जितने टाइम के लिए यूज़ किया है उतना ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई यूज़ ही नहीं करेगा। तो क्योंकि सब तो आपका ओपन स्पेस चल रहा है, हम बोलते हैं ना कि पब्लिक स्पेस पे चल रहा है, सो सिक्योरिटी इज देयर। कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना ही पे करना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब कहाँ कॉस्ट रिड्यूस नहीं किया है, जितना सर्वर का होगा उतना, लेकिन यहाँ पर रेंट देते हैं, हमें परचेस करने की जरूरत नहीं है। सो ऑफकोर्स रेंट हमेशा कम ही होता है, एंड वो रेंट भी पर मंथ के हिसाब से नहीं है, जितना हमने यूसेज किया है पर सेकंड पर आवर के बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। देन ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, हमें कोई सर्वर्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है,
This will be managed by the cloud providers automatically. Global reach. You can reach to the entire world. Wherever they are, they can connect with this. Okay. Resilience and redundancy. सो इसका मतलब ये है कि आपको जैसे मैंने बताया कि आपका सब कुछ जो डेटा है मेन सर्वर आपका जो है और या फिर नियरेस्ट सर्वर हमारा है लेट्स से बैंगलोर सर्वर और अगर कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं बैंगलोर सर्वर इज नॉट वर्किंग सडन ड्यू टू माइट बी नेचुरल कैलामिटीज और एनीथिंग हार्डवेयर फेलियर और एनीथिंग बट आपको इंफॉर्मेशन फिर भी मिलेगा बिकॉज द सेम रेप्लिकेशन इज देयर ऑन यूके सर्वर सेम रेप्लिकेशन इज देयर और इन एनी अदर रीजन मतलब दूसरे रीजन में जैसे अभी एशियन रीजन में प्रॉब्लम हो गया है एशियन में भी दो जगह पे आपका मिनिमम ये डेटा रिप्लिकेट होता है बट अगर आपका एशियन रीजन से कोई भी सर्वर नहीं मिल रहा है आपको देन इट कैन कनेक्ट टू दी यूरोपियन जो रीजन है वहाँ का जो सर्वर है वहाँ से कनेक्ट करेगा वहाँ से आपको डेटा मिलेगा बट यू विल गेट द डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24/7 इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेजिलियंस मतलब यहाँ से नहीं है तो अभी आपको वहाँ आपका जो डेटा है वो वहाँ पे ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है इसको बोलते हैं रिडंडेंसी या फिर रेप्लिकेशन भी बोलते हैं रिजाइलेंस भी बोलते हैं तो आपको क्यों मिल जाएगा बिकॉज इट इज कॉपीड इनटू द अनदर रीजन्स सो दीज आर द इसेंशियल फीचर्स तो जो पहले हमने देखे थे वो थोड़ा सा ओवरऑल देखा था बट अभी ये थोड़ा सा डिटेल में था आर यू ऑल गेटिंग दिस हेलो ओके सो अभी आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउड प्रोवाइडर्स हमने देखे थे कल इफ यू रिमेम्बर क्लाउड प्रोवाइडर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे याद है क्या आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स हाँ यस बोलो जय क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम बताओ मुझे मिनिमम 5 क्या क्या कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स है हाँ सबसे पहले अमेजोन बोलना है क्योंकि अमेजोन वाज द फर्स्ट टू एंटर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक है गूगल है राइट हाँ गोडेडी लेकिन क्लाउड केस में मत बोलो वो डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ सर्विस नहीं देता वो जस्ट एक वेबसाइट के लिए सर्वर देता है बाकी कुछ नहीं देता सो सबसे पहले आपको बोलना है अमेजोन वेब सर्वर सेकंड आपको बोलना है एज्योर क्योंकि एज्योर अभी मार्केट उसका ले रहा है अभी पहले इसके पहले गूगल था लेकिन अभी वो उसने मार्केट थोड़ा सा कैप्चर करना शुरू किया है देन क्योंकि गूगल का जो अटेंशन है वो अभी एआई पे है एंड थर्ड लेवल पे आता है आपका गूगल ये तीन तो आपको मिनिमम बताना है देन फोर्थ अगर किसने पूछा तो आपको फिर आईबीएम बोलना है ओरेकल बोलना है एंड और है रेडशिफ्ट है और बहुत सारे हैं बट ये मिनिमम 5 है कल तो मैंने 10 आपको दिया है इस कल का नोट्स मुझे सेंड करना बाकी है वो आज मैं सेंड करूँगी आज का और कल का दोनों का सेंड करूँगी सो दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन गिव द आंसर्स ठीक है एक और एमसीक्यू भी सेंड करते हैं तो ये होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स ठीक है अब क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी हु आर गिविंग द क्लाउड सर्विसेज क्या देते हैं वो क्लाउड का सर्विस देते हैं मतलब क्या देते हैं या तो उनके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप किया है और वहाँ पे हमें देते हैं जैसे गूगल है गूगल हमें क्या देता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है ठीक है मतलब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो माइक्रोसॉफ्ट का है बट उसी के जैसे सॉफ्टवेयर उन्होंने भी दिया है गूगल डॉक्स है गूगल स्प्रेडशीट्स है okay, गूगल प्रेजेंटेशन है so all these softwares are already given by google and not only limited to that n number of tools are given by the google तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उन्होंने दिया है मतलब वो क्लाउड प्रोवाइडर है तो गूगल ऐप इंजन या फिर गूगल क्लाउड कंप्यूट जीसीपी से हम क्या इन प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं यस वी कैन सेट द प्लेटफॉर्म वी कैन सेट द इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी एडब्ल्यूएस भी हमें देता है ये सब सर्विसेज गूगल भी देता है और अभी एज्योर ने भी दिया है बहुत सारा सर्विसेज लेकिन एज्योर कैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ज़्यादा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में इसलिए जो आईटी कंपनीज है जिनको अभी अब डेटा उनका माइग्रेट करना है उनका जो उनका वर्किंग है वो क्लाउड के पे डालना है तो दे आर लुकिंग फॉर दी माइक्रोसॉफ्ट दे आर लुकिंग फॉर दिस एज्योर क्योंकि उनके अभी माइक्रोसॉफ्ट के लॉगिन वगैरह बहुत सारे लोगों के पास रहते हैं आउटलुक के लॉगिन सो दे आर एक्चुअली कंपेटिबल विद दैट एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट सो ये है आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स का कंसेप्ट तो आ गया 2006 में जब अमेजन ने इम्प्लीमेंट किया क्योंकि अमेजन वॉज द क्लाउड प्रोवाइडर एट दैट टाइम अभी तो बहुत सारे हैं तो ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है तो 2006 में ये कंसेप्ट आया था उसके पहले जो कंसेप्ट था वो ट्रेडिशनल सर्वर था मतलब जो हमने भी प्रैक्टिकल किया हमारे ग्रेजुएशन में तो 2006 के पहले रातर अभी भी अभी अभी तक था अभी ये क्लाउड का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया एजुकेशन में बट 2006 के पहले
इवन कंपनीज, कोई भी कंपनी यूज़ नहीं करता था क्योंकि था ही नहीं वहाँ पे। तो ये क्या करते थे, उनके खुद के सर्वर्स होते थे, सारी कंपनीज के खुद के सर्वर्स होते थे। तो यहाँ पे दो टाइप का सर्वर है, एक है क्लाउड प्रोवाइडर्स विद सर्वर्स, मतलब उनके सर्वर्स, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब जैसे मेरा जो प्रीवियस कॉलेज है इंदिरा कॉलेज, वहाँ पे दो सर्वर्स थे, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं इंदिरा सर्वर, ट्रेडिशनल सर्वर, क्योंकि उनके प्रीमाइसेस में है। लेकिन एडब्ल्यूएस एक सर्वर है, सॉरी एडब्ल्यूएस एक प्रोवाइडर है, उनके पास कुछ 10 सर्वर्स होंगे। तो ये कंपैरिजन है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एक आपका खुद का ओन है और एक आपका ओन नहीं है लेकिन आप उस पर रेंट दे रहे हो, तो ये डिफरेंस यहाँ पे हमें लिखना है होगा। तो सबसे पहले वो बताए कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्लाउड प्रोवाइडर्स का मतलब क्या है, आप रेंट पे देते हो, रेंट लेकिन कैसा है, मंथली बेसिस पे नहीं है, आर्ली बेसिस पे नहीं, जितना आप यूज करेंगे उतना। पे एज यू गो मॉडल, इसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। ये थोड़ा स्क्रीन बढ़ाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। तो पे एज यू गो मॉडल का मतलब है हमें जितना चाहिए उतना ही हम यूज करते हैं। मिनिमल अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब हमें एक्स्ट्रा की पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली हम एक रूम लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हम तो दिन भर घर रहते नहीं है, हम सिर्फ सुबह शाम को रहते हैं, तो हमें उतना ही देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड प्रोवाइडर्स कंसेप्ट या फिर क्लाउड सर्वर कंसेप्ट। वेयर अगर पहले आपके पास क्लाउड सर्वर नहीं है और आपके पास खुद का सर्वर है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये सर्वर मिलेगा नहीं है, और सर्वर है मतलब उसका कैपेसिटी तो ज़्यादा ही होता है। सो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होता है। सेकंडली, आपने परचेस किया मतलब हो गया, ऐसा भी नहीं है, आपको उसका हर साल हर 6 मंथ्स वगैरह उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, एएमसी बोलते हैं इसको, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जिस कंपनी से आपने लिया है वहाँ का आपको कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, दैट एवरी ईयर दे विल मेंटेन, मतलब उसका जो भी खर्चा आएगा वो करना पड़ेगा। सो ये होता है, ये एक्चुअली लिमिटेशंस है ट्रेडिशनल का, जो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स क्या है, आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम ही हो जाता है क्योंकि आप रेंट देते हैं, ठीक है। सेकंड है रैपिड स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, अभी हमने डिस्कस किया था। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि मैं कभी भी इंक्रीज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्केलेबिलिटी इज रिलेटेड विथ परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अब जो अभी एक टीम है और 5 मेंबर्स हैं, देर एक्सेसिंग इट फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड। लेट्स से आपका जो कल है टीम का साइज 25 हो गया, 5 का 25, ठीक है, तो 25 यूजर्स है, ठीक है, 5 यूजर्स पहले इजिली एक्सेस है, अभी 25 यूजर्स एक्सेस करने वाले, एक ही मशीन एक ही टाइप का डेटा, तो भी ये इजिली आपको एक्सेस हो जाएगा बिकॉज स्केलेबिलिटी इज देयर। तो क्लाउड में ये एल्गोरिथम्स लिखे हैं कि हाउ द स्केलेबिलिटी इज एंश्योर, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी मतलब जितना चाहिए उतना यूज करो स्पेस के हिसाब से, ठीक है। दिस इज रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस और टाइम, एंड दिस इज रिलेटेड विद द स्टोरेज बोल सकते हैं, फिर आप कितना इंफॉर्मेशन उसका एक्सेस करते हो। तो अभी मैंने मुझे जो सर्वर अलोकेट किया था वो पहले 5 GB था, देन इट वाज इंक्रीज टू 20 GB, देन अगेन इट वाज डिक्रीज टू 2 GB। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, कम और ज़्यादा, रबर के जैसा है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो ये आपका एडवांटेज होता है क्लाउड सर्वर्स की। वही अगर हम ट्रेडिशनल सर्वर देखेंगे तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, क्योंकि आपके पास जो सर्वर है वो लेट से 500 GB का है, अभी तो हम सिर्फ 5 GB यूज़ कर रहे हैं, कल को हम 10 GB यूज़ करेंगे, परसों हम 20 GB यूज़ करेंगे, कभी ना कभी तो वो लिमिट खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड स्केलेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि आपका सर्वर एक ही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही है, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड स्केलेबिलिटी। ऐसा नहीं कि स्केलेबल नहीं है, स्केल होता है वो, बट देन द प्रॉब्लम इज लिमिटेड स्केलेबिलिटी। मतलब 20 अभी 5 लोग काम कर रहे हैं तो 20 लोगों तक वो इजीली आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि तो वही मशीन आप एक्सेस कर रहे हो, उसका कैपेसिटी उतना ही है। बट अगर आपको 5 की जगह 20 की जगह पे 200 लोगों को एक्सेस देना है, देन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड स्केलेबिलिटी। इसके बाद होता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या है कि जैसे अभी मेरा स्पेस जो है, मेरे पास जो ट्रेडिशनल सर्वर है वो 50 GB का है, और अभी इस जो उसका स्पेस है वो फिल होते 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 45 GB तक आ गया है। तो आपको देखना हो गया ये 4 सालों में तो हमारा 40 GB खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर हमें तो और 10 to 20 GB लगने वाला है। सो व्हाट विल डू, अब ये इसको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि ये सर्वर का जो कैपेसिटी वो कैसे इंक्रीज करें, या अगर इंक्रीजिंग अपग्रेडेशन उसका पॉसिबल नहीं तो नया सर्वर लेना पड़ेगा, whose capacity is more than this,
एंड फिर यहाँ का डेटा वहाँ पे माइग्रेट करना होगा, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड इशू, दैट इज स्केलेबिलिटी। अब थर्ड इशू है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कैसे हम इसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं ग्लोबल, आई कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड बाय द पर्सन हु इज इन यूके, ग्लोबल एक्सेस बोलते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंस, डिवाइस इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मुझे मेरे पास कंपलसरी लैपटॉप ही होना चाहिए, ऐसे नहीं क्योंकि मुझे कुछ इंस्टॉल ही करना नहीं है। तो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं क्या? यस, व्हाई नॉट। मोबाइल से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, टैब से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एनी कंप्यूटिंग डिवाइस यू कैन यूज फॉर एक्सेशन ऑफ दिस, क्योंकि आपके मशीन पे स्टोर ही नहीं है। जैसे ये वाला मेरा मशीन है, इस पर अगर जावा स्टोर है तो ये आपको जावा दिखेगा, राइट। बट अब मैं काम, मुझे यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मुझे जावा इंस्टॉल भी करना ही नहीं है। मुझे सिर्फ अमेजन AWS का अगर सर्विस लेते हो तो AWS को लॉग इन करना है, आपको मशीन्स भी मिल जाएंगे, आपको उसके प्लेटफॉर्म्स मतलब सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे जिसमें आप आपके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। सो लाइक वाइज यू कैन ensure the device independence. Okay, whereas in traditional server physical access है, physically मतलब वो located है, device dependence है। okay, device dependence मतलब वो अगर उसका कैपेसिटी खत्म हो गया है स्टोर करते करते तो you need to purchase one more server for the next storage, so that is called as physical access. नेक्स्ट होता है आपका मेंटेनेंस। अब ये आपको टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, क्लाउड प्रोवाइडर्स है तो मेरे पास मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स। ठीक है, वही अगर आपके ट्रेडिशनल सर्वर है तो मेंटेनेंस आपके ही पास होता है। तो मैंने जो बोला कि नॉर्मली लोग इसको AMC कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी इस लैब में अगर आप जाके देखो तो आपको, अगर आपने कुछ सर्विस लिया है तो आपको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता है क्योंकि उसके हार्डवेयर इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिवाइस डिपेंडेंस। देन आता है आपका सिक्योरिटी। ओके, अब क्लाउड है ना, क्लाउड दिया है सबको, प्राइवेट में तो भी वो उनको पॉपुलर बनना है, उनको उनका नंबर 1 है, 2006 से है, मतलब सिक्योरिटी का असर तो उसके पहले ही आ चुका है। तो ये अगर सिक्योर नहीं होता तो ये इतना चलता नहीं मार्केट में। सो डेफिनेटली इसमें जो सिक्योरिटी है वो एडवांस सिक्योरिटी है, डे 1 से एडवांस सिक्योरिटी है, और उसके एल्गोरिथम्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब है कि ऑडिट होता है उसका कि कितना सिक्योरिटी है कितना नहीं है, कौन से प्रॉब्लम की वजह से सिक्योरिटी हैक हो गई थी या फिर लीक हो गई थी। अकॉर्डिंगली दे टेक द क्या बोलते हैं रिकवरी एक्शन। ओके, रेमेडियल एक्शन बोल सकते हैं। whereas in traditional computers it is very difficult, we have to manage everything, हमें ही वो मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हमारा सर्वर है। तो कस्टम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, फिर हमें सोचना पड़ेगा भाई इसके लिए कौन सा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करें, कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करें, प्राइवेट नेटवर्क कैसे करें, पब्लिक नेटवर्क कैसे करें, उसको हम आईडी कैसे एक्सेस, आईपी एड्रेस कैसे एक्सेस करें, असाइन करें वगैरह वगैरह। सो ऑल दैट पॉइंट यू ओनली हैव टू थिंक, या फिर यू मीन्स द आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑन प्रीमाइसेस कंट्रोल, मतलब आपको फिजिकली उस पर कंट्रोल रखना है। वेरएज यहाँ पे जो कंट्रोल है वर्चुअली आप यहाँ पे बैठे बैठे आपका मशीन मैनेज करो, विच इज देयर इन द यूके। आपको अमेजन ने जो मशीन दिया दैट वाज लेट्स से लोकेटेड इन यूके, तो यूके का हम सर्वर एक्सेस करो, यूके का मशीन हम एक्सेस करो, बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट बिकॉज सर्विस प्रोवाइडर विल टेक केयर ऑफ इट, उनके पास सॉफ्टवेयर है, उनके पास लिखा है कैसे ये मैनेज करना है। सो ये एक एडवांटेज होता है आपका क्लाउड सर्वर्स के सिक्योरिटी वाला। एंड देन रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपके पास डेटा स्टोर है ही नहीं, आपका जो डेटा है वो 7 रीजन्स में, 7 नहीं है, एक तो अनरीज है, मिनिमम 6 रीजन्स में, मिनिमम 6 रीजन्स में मतलब इंडिया में अगर एक रीजन है, ठीक है, तो या सॉरी एशिया के एक रीजन है वहाँ पे एक कॉपी है, तो वहाँ पे अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होता है, ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन फिर भी मिलेगा कि उसका एक कॉपी यूरोपियन के रीजन्स में भी है, लेट्स से यूके के सर्वर में है, तो यूके का सर्वर जो है वो आपको डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके देगा, विच इज कॉल्ड एज हाई अवेलेबिलिटी। ओके, अब हाई अवेलेबिलिटी है, उसके बाद हमने क्या किया, सपोज आपका जो बैंगलोर का सर्वर था उसका डेटा खराब हो गया था, ये होने के बाद क्या हो गया कि आपने जो मतलब आफ्टर फ्यू डेज आपने या फिर फ्यू आवर्स बैंगलोर का जो सर्वर है वो रिपेयर किया या फिर नया लिया वगैरह वगैरह, नाउ यू वांट टू स्टोर द डेटा विच इज लोकेटेड इन इंडिया या फिर एशियन रीजन का कुछ डेटा, मतलब जितना भी डेटा है वो हम यहाँ पे भी स्टोर करना है, क्योंकि क्लाउड है तो वहाँ पे रिप्लिका तो होना चाहिए 7 पोजिशन पे। तो अब ये क्या करेगा, जो मशीन बैंगलोर का मशीन जो डाउन था, नाउ दैट मशीन वाज ऑन, तो ये डेटा कॉपी करेगा, लेट्स से यूके के रीजन में या फिर अमेरिका के रीजन में, कहीं से भी वो कॉपी करेगा, द एंटायर डेटा विल बी डिप्लॉयड, और बोल सकते हैं उसको माइग्रेशन will be migrated onto the new server which is in the previously failured server.
ठीक है, जो फेल्योर सर्वर था उसमें था, अभी वो रिकवर हो गया। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मैनेज करता है। हमें भी ये लिखने की भी जरूरत नहीं कि भाई ये मैनेज करो क्योंकि आपका सर्वर फेल हो गया था। वी नेवर नो दैट विच सर्वर इज यूज्ड, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। ये इंटरनल पॉइंट है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। जस्ट मिनट, लवकर आले नाही, नाही ना कधी दिसते ना माझं ते लेक्चर आहे ना, इथं दिसतं ते कॅमेरा चालू आहे, झाडून घेतलं तरी तुमचा चेहरा दिसेल ना, मग इथलं इथलं घ्या ना करून असं म्हणते. हा मग जाऊ ना, मग काय म्हणते तुम्ही इकडचं इकडचं करा, 10 मिनिटात ते होईलच ना, मग इकडे या असं म्हणते, 10 मिनिटात संपणार आहे. इकडचं इकडचं करा ते. हा ते इथलं इथलं करा ना, मग मी सांगते तुम्हाला. इकडचं इकडचं झालं ना की मग नंतर 10 मिनिटं म्हणजे 10 मिनिटाच होणार आहे, इथलं झाडून पुसून वस्तूवरच तुमचं होते. ओके. सो ये होता है आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। एक मिनट, मेरा फाइल, यस, हाँ। सो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का मतलब क्या है, जो आपका अगर ट्रेडिशनल मशीन है तो लेट्स से आपका मशीन अब यहाँ पे खराब हो गया है, तो पूरा डेटा तो उस पर देर इज नो वे टू रिटर्न इट। मतलब अगर आपका वो मशीन खराब हो गया, आपका सर्वर खराब हो गया, आप हम तो यहाँ पे रिप्लिका करते नहीं है, तो वो मशीन अगर आपका डाउन हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमें हमारा काम भी रुक जाता है, हम आगे काम नहीं कर सकते। तो इसको हमें रिकवर करना पड़ता है, वी हैव टू चेक दैट। अब हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें वो देखना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है कि कैसे उसको मैनेज करें। सो दैट इज द थिंग इन ट्रेडिशनल सर्विसेज एंड दिस सर्विसेज। ओके, अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट। ओके, अब ये एक्चुअली लास्ट पॉइंट है, रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबको समझ में आ गया ट्रेडिशनल और क्लाउड सर्वर्स का डिफरेंस? यस, हेलो, ओके, ओके। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कुछ नहीं है, जो इवोल्यूशन हमने देखा था, ठीक है, वही है। रूट्स का मतलब क्या है, उसका बेसिक, उसका बेसिस। जस्ट मिनट, तू पटकन दार लाव ना यार, किती बायको ओरडती बिनडोक्या. पटकन तू दार लाव लवकर, नाही तू खाली जा. नाही सॉस नाही मागवत, माझ्याकडे पैसे नाही आता. माझं लेक्चर 10 मिनिटांनी होईल तेव्हा सांगते मी. ठीक आहे. तेवढं दार लावा मावशी, दार लावा, दार कडी लावा वरची. पाठीतच बुद्धा घालते आता. सो रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इफ यू रिमेम्बर द इवोल्यूशन, तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि 1960 में जो एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ थियरी कंसेप्ट था, लेकिन तब पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि तब नेटवर्क वगैरह भी पॉसिबल नहीं था। तो ये जो हमारा बोलते हैं कि एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटिंग जो होते होते गया, मतलब पहले सबसे पहले तो सिंगल मशीन था, फिर सिंगल मशीन को बाद में लैन में कन्वर्ट किया गया, लैन के बाद आप आपका इंटरनेट आ गया था, इंटरनेट के बाद आपका ग्रिड कंप्यूटिंग आ गया था, ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद मतलब एट द सेम टाइम ऑफ पीरियड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गया था। तो ये ऐसे होते होते फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग तक आ गया था। ग्रिड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट एकदम से पॉपुलर हो गया था, एंड फिर ग्रिड कंप्यूटिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लस वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये करके आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का रिवॉल्यूशन हो गया था। तो कौन सा बेसिक्स है उसका, तो सबसे पहला है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब क्या है, जो मेरा काम है वो एक मशीन पे नहीं, मैं 10 मशीन पे कर सकती हूँ या फिर 10 लोकेशन से भी कर सकती हूँ। मतलब वो टास्क ने डिवाइड किया है मल्टीपल कंप्यूटिंग मशीन से जो अलग अलग लोकेशंस पे है।
ठीक है। एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द अर्पानेट। अर्पानेट एक नेटवर्क है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अगर आपका नेटवर्किंग सब्जेक्ट हुआ है तो आपको मालूम रहेगा, तो नहीं तो आप गूगल करके इसका देख लो बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या है ये। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोवाइडर फॉर द इंटरनेट। ओके, देन ग्रिड कंप्यूटिंग एक स्ट्रैटेजी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले आया था, उसको भी वो भी आप बाद में चेंज हो गया एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की जैसा है, जहाँ पे हम लार्ज डेटा हैंडल करते हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन। ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड का मतलब क्या है, पॉइंट्स। ठीक है। देन कंसेप्ट आ गया था वर्चुअलाइजेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपका मशीन एक ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा जो लैपटॉप है वो सर्वर ग्रेडेड लैपटॉप है, तो यही सेम लैपटॉप, ओके, अगर मैं अमेजोन को बोलती हूँ कि एज अ मुझे ये सेल करना है या फिर एज अ मुझे सर्वर देना है, तो ये मशीन पे कनेक्ट हो सकते हैं 100 लोग, क्योंकि ये सर्वर ग्रेड लैपटॉप है। तो ये अभी तो ये नहीं है, बट जब अगर हम ये मान लो कि ये हमारा सर्वर ग्रेडेड मशीन होता, तो डेफिनेटली इस पे 10 to 20 या फिर 100 लोग इसको कनेक्ट करते। कैसे कनेक्ट करते हैं एक ही फिजिकल मशीन से, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो सबको एक एक वर्चुअल मशीन दिया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। यूटिलिटी कंप्यूटिंग मतलब इसमें हम अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यूटिलिटी मतलब यूजफुल बोलते हैं, तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से हम कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग। देन आता है आपका वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज जो वेब 2.0, 3.0, वेब 4.0 जो ये कंसेप्ट है, ये वेब डेवलपमेंट अगर आपने किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो है वेब सर्विसेज मतलब हमें इंटरनेट से एक्सेस करना है, वेबसाइट थ्रू एक्सेस करना है। ओके, वेब का मतलब होता है कि वेबसाइट, वेबसाइट मतलब इंटरनेट, इंटरनेट थ्रू हमें सभी एक्सेस करना है। एंड डेफिनेटली वी एक्सेस दिस क्लाउड यूजिंग द इंटरनेट। तो वेब सर्विसेज के भी इसमें कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स ऑल इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व हियर, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, एवरीथिंग वी आर एक्सेसिंग यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। देन पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, पैरेलल का मतलब है कि जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं तो पुणे के रीजन से एक्सेस कर रही हूँ, एक और बंदा है जो यूके के रीजन से एक्सेस कर रहा है, एक और बंदा यूएस के रीजन से एक्सेस कर रहा है। everyone is accessing from different points, different parts of the world, we can say. Okay, and they are accessing to the same resource, that is called as parallel computing. अमेजन वेब सर्विसेज तो उसका प्रोवाइडर है, गूगल प्रोवाइडर है उसका, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स रहते हैं। तो ये सब यहाँ पे जस्ट एक एज अ टाइमलाइन दिखाया है। ये सबसे पहले क्या था, एक 1970 के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था। मतलब क्या, इन शॉर्ट यहाँ पे दिखा है, मेनी कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। ठीक है, ये कंसेप्ट था, लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क के जैसा था, तो दैट वाज अराउंड 1970। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड ही कंप्यूटिंग बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर, जिससे नाम सुना होगा आपने। लेकिन जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, तो एक और कंप्यूटर होगा एंड देयर विल बी 5 पर्सन एक्सेसिंग दिस टू सर्वर्स, तो उसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। उसके बाद कुछ सालों के बाद आ गया था कुछ या फिर उसी टाइम पीरियड में थोड़ा सा आगे पीछे है, पैरेलल कंप्यूटिंग, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटेशनल टास्क। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, लेकिन ये जो यूज बोलते हैं दिस इज फॉर साइंटिफिक पर्सन्स। ठीक है, तो साइंटिफिक पर्सन ये यूज करते थे, और वो क्या कैसे यूज करते थे कि मतलब जो हमारा टास्क है वो पैरेलली चलेगा, कुछ कैलकुलेशन भी है तो भी उसको डिवाइड किया जाएगा विद इन मल्टीपल कंप्यूटर्स, उसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग एज डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रीटिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ यूटिलिटी, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स है और उसको यूज करके नया कंपोनेंट डेवलप करो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा गूगल डॉक्स है, बट ये कंसेप्ट एक्चुअली तभी आया था 1990 में। ओनली द थिंग इट वाज एवरीथिंग इट वाज प्राइवेट, मतलब जिनको जैसा यूसेज चाहिए वही यूज करते थे, जो कोई कंपनी है उनकी ही यूज करते थे। अभी जो कंसेप्ट आ गया क्लाउड कंसेप्ट, जब पब्लिकली ओपन किया तब ये पॉपुलर हो गया था ज़्यादा। ठीक है, एंड अराउंड द सेम टाइम इंटरनेट कंसेप्ट हैज अराइव्ड, क्योंकि पहले तब नहीं था, अर्पानेट मतलब प्राइवेट नेटवर्क था। तो 95, 90 भी नहीं, 95 के बाद इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो गया, 90 में आया था, बट यूज़ जो हो गया वो 95 के बाद उसका यूसेज शुरू हो गया था। मतलब एक्चुअल जो हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल पर्पज कॉमन मैन उसको यूज़ करते थे, उसके पहले साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करते थे। ठीक है, तो 90s 95 के बाद जैसे लिनक्स वगैरह आया था, तो लिनक्स भी पॉपुलर क्यों हो गया, क्योंकि एट द सेम टाइम इंटरनेट वॉज पॉपुलर। अगर इंटरनेट नहीं होता तो लिनक्स पॉपुलर नहीं होता। ठीक है, और यूनिक्स के टाइम पे इंटरनेट नहीं था, अगर यूनिक्स के टाइम पे इंटरनेट होता तो डेफिनेटली वो भी शायद पॉपुलर हो जाता, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली था। लिनक्स के पॉपुलरिटी के पीछे दो रीजन थे, एक तो इंटरनेट का भी था, वो तब एडवांसमेंट था, सेकंड इंटरनेट लिनक्स वॉज फ्री। तो मतलब ये टेक्नोलॉजीज उसने उन्होंने टेक्नोलॉजीज ने हेल्प किया था ये क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर लिनक्स, ये प्राइवेट
पब्लिक या फिर पॉपुलर होने के लिए। एंड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, ये कंसेप्ट आया था 2000 में। प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल का मतलब क्या है, सॉरी प्राइवेट सर्वर्स का मतलब है प्राइवेट, इट इज नॉट पब्लिक, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता था। वर्चुअल मतलब वी डोंट नो द लोकेशन, हमारे पास नहीं है, कई और लोकेशन है उसका, ठीक है। देन गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर आया था 2000 के टाइम पे ही, उन्होंने भी आपका ये कंसेप्ट यूज करना शुरू किया था। वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट आया था 2000 में। वेब सर्विसेज कंसेप्ट भी तभी आया था 2000 में। एंड एक्चुअल जो क्लाउड प्रोवाइडर आया था वो था 2006 में, ठीक है। सो अमेजोन वेब सर्विसेज जो हम बोलते हैं, सो दैट्स ऑल अबाउट दी प्राइवेट, ये रूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो बोलते थे, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है जिसमें सब हमने बेसिक पॉइंट्स देखे। सो आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको समझ में आ रहा है सब ये? यस और नो? हाँ, यस, मैं आज इसका नोट्स सेंड करती हूँ आपको पूरे चैप्टर का, ठीक है। और थोड़ा सा एमसीक्यू भी सेंड करती हूँ, वो एमसीक्यू आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो ना विदाउट चैट जीपीटी, थोड़ा सा सोच के सॉल्व करो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, या फिर कुछ डाउट है, कुछ याद भी रहता है, कुछ टर्म्स समझ में नहीं आया है, तो आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपका क्या डाउट है, तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू द नोट्स विच आई विल सेंड आफ्टर जस्ट 1 आवर। ये थोड़ा सा उसको मैं टिक करके सेंड करती हूँ, एंड उसका थोड़ा सा एमसीक्यू भी सेंड करती हूँ, और आपको मालूम है फिर मैं आपको थोड़ा सा वीडियो का भी रेफरेंसेस देती हूँ, वो भी आप देख लो। एंड ये वीडियो का भी मैं रेफरेंस देती हूँ कि आपको कहाँ पे अगर रिवाइज करना है तो आप कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस। हेलो। ओके, ठीक है। तो फिर हाँ, अभी हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, कल का लेक्चर, अभी कल का टाइम मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मॉर्निंग में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दूसरा ड्यूटी है, तो अगर नहीं हुआ चेंज तो मैं 10 o'clock का ही देती हूँ, लेकिन इवनिंग तक मैं मैसेज करती हूँ आपके ग्रुप पे, ठीक है। मेरा मैसेज नहीं आया तो समझ लो कि 10 बजे ही है, मेरा मैसेज आया तो फिर मैं चेंज टाइम मतलब 4 बजे या फिर 5 बजे का दे दूंगी आपको, इफ अगर चेंज होता है तो, ओके। ओके, चलो चलो, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हो, हमारे ग्रुप में आपको कुछ नहीं समझा है तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो चलो, मिलते हैं फिर कल हम,